जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे। आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी स्विक्स बुक का फर्स्ट चैप्टर का। हमारा सेकंड लास्ट जो है वो टॉपिक था करारदाद पाकिस्तान, अगर आपको याद हो। ठीक है, करारदाद पाकिस्तान है। हम स्टार्ट करते हैं। करारदाद पाकिस्तान को ना करारदाद लाहौर भी कहती हैं। लाहौर रेजोल्यूशन या पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940, ये दोनों लफ्ज़ ही इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। एक और भी कभी आपने वर्ड सुना होगा, करारदाद मकासद, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। उसमें और इसमें फर्क आपने हमेशा याद रखना है। डिफरेंस उसमें क्या है, वो पाकिस्तान बनने के बाद 1949 में पेश हुई थी, ताकि पहला आइन जो हमने बनाना है वो किन बेस, उसकी बेस क्या होगी। तो वो उसकी बेस पर जो थी वो करारदाद पेश की गई थी, वो 1949 में पेश की गई थी। उसको करारदाद मकासद कहते हैं, वो अलग चीज है। और ये पाकिस्तान, करारदाद पाकिस्तान जो है ये अलग है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो उसको मिक्सअप कर देते हैं। ये आती है तो वो करारदाद मकासद लिख देते हैं। करारदाद मकासद अगर क्वेश्चन पेपर में आती है तो वो ये लिख देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा फर्क आपने याद रखना है हमेशा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये जो पहला पैराग्राफ है इसमें उन्होंने मेन बातें क्या की हैं कि इसमें उन्होंने बताया है कि जी मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, आपको याद हो कि मुसलमानों की अलग से सियासी जमात बनी थी 1906 में। तो उसके एक इजलास में 1940 में, उसके एक सालाना इजलास में इकबाल पार्क लाहौर में एक करारदाद पेश की गई, जिसे पेश किया था मौलवी फजलुल हक ने। उनको शेर बंगाल भी कहते हैं। मौलवी फजलुल हक ने पेश की। और उस करारदाद में जो मजमा सारा इकट्ठा हुआ या जो लोग आए वो 1 लाख से जायद अफराद कहते हैं वहां पर मौजूद थे। और सदारत जो थी इजलास की वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की। और मेन कौन कौन से लोग थे वहां पर, बेगम मोहम्मद अली जौहर, आई चुंदरीगर, मौलाना जफर अली खान, चौधरी खलीकुज़्ज़मान, काजी मोहम्मद ईसा, मौलाना मोहम्मद हामिद बदायूनी जैसी शख्सियात शामिल थी। अच्छा, इस करारदाद में मेन पॉइंट क्या थी पेश की उन्होंने, एक अलग मुमलिकत का मुतालबा। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जब ये करारदाद पेश हुई थी तो पूरा पंडाल नारे तकबीर के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठा। करारदाद को मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया। बरसगीर के मुसलमान इससे पहले अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी मांगते रहे, जुदागाना नशिस्तें मांगते रहे, कभी जुदागाना इंतखाबी तरीक़ाकार का मुतालबा करते रहे। कोई भी कौम जो है, कदम जो है वो मुसलमानों को सियासी और कौमी एतबार से ब्रिटिश गवर्नमेंट का मुतमईन न कर सका। तो बिलाखिर मुसलमानों ने अपने हक के लिए आवाज उठाने के बारे में सोचा। और 23 मार्च, याद रखिएगा ये डेट, 23 मार्च 1940 को ये करारदाद, ये आपको ना ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। 23 मार्च 1940 को ये करारदाद लाहौर ने मंजिल और मकसद की निशानदेही कर दी। जुदागाना मुमलिकत का क़याम मुसलमानों का ईमान बन गया। सिर्फ 7 सालों में, यानी 40 में ये करारदाद हुई और 47 में पाकिस्तान बन गया। इस 7 सालों में उन्होंने अपना मकसद हासिल कर लिया, यानी मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान वजूद में आ गई। करारदाद में 2 मुस्लिम मुमलिकतों का मुतालबा किया गया। 46 में नए सिरे से गौर किया गया और दिल्ली के एक कन्वेंशन में कहते हैं फिर एक इजलास मुनक्किद हुआ। तो उसमें वहां पर हुसैन शहीद सोहरावर्दी, ये बंगाली थे, हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने करारदाद पेश की जिसमें एक मुमलिकत का मुतालबा उन्होंने भी पेश किया, जिसमें मुस्लिम अक्सरियती इलाके जो थे उसको मिलाकर उन्होंने कहा कि एक रियासत बना दी जाए। और इसमें ये देखें कौन कौन से इलाके आए, बंगाल, आसाम, पंजाब, सरहद, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और कश्मीर। ये देखें वही इलाके ना जो हमारे पाकिस्तान में। तो ये उस वक्त उन्होंने कहा ये मुस्लिम अक्सरियती इलाके, इनको इकट्ठा कर दिया जाए। अच्छा, इस करारदाद को मुस्लिम लीग ने करारदाद लाहौर का नाम दिया, लेकिन हिंदू अखबारात ने इसके लिए करारदाद पाकिस्तान की इस्तेलाह तंजन इस्तेमाल की। मुसलमानों ने ये इस्तेलाह ज्यादा पसंद की और करारदाद लाहौर को वो खुद भी करारदाद पाकिस्तान कहने लगे। अच्छा, यहाँ तक पैराग्राफ जो हमने पढ़ा, आपको याद हो कि हमने इसमें क्या पढ़ा, मेन चीज क्या पढ़ी हमने, कि करारदाद हुई 29 मार्च 1940 को इकबाल पार्क लाहौर में, कायदे आज़म ने सदारत की थी। और क्या था, आप खुद रिवाइज थोड़ा बच्चों करोगे ना तो इंशाल्लाह याद हो जाएगी कि उसमें मौलवी शेर बंगाल जो थे मौलवी अब्दुल हक, उन्होंने करारदाद पेश की। और मेन लोगों में कौन कौन था, चौधरी खलीकुज़्ज़मान, मौलाना जफर अली खान, बेगम मोहम्मद अली जौहर, आई चौधरीगर। ठीक है, ये लोग शामिल थे। अच्छा, इस करारदाद के
مین پوائنٹس کیا تھے؟ مین پوائنٹس دیکھیں کیا تھے. نمبر 1 کہ باہم متصل اکائیوں، متصل آپس میں جڑی ہوئی نا اکائیاں، صوبے جو آپس میں جڑے ہوئے صوبے ہیں ان کی نئے خطوں کی صورت میں حد بندی کی جائے. انہوں نے کہا کہ جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں ان کو اکٹھا کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی ایک مسلمان اکثریتی علاقے کے ساتھ ہندوؤں کی اکثریتی کوئی آبادی ہے یا علاقہ ہے تو ان دونوں جو حصوں کی نا الگ الگ حد بندی کر دی جائے. شمال مغرب اور شمال مشرق میں مسلم اکثریتی والے علاقوں میں آزاد مسلم مملکتیں قائم کی جائیں. سیکنڈ انہوں نے کیا بات کی کہ برصغیر کی تقسیم کے لیے اس کے علاوہ کسی دوسری اسکیم کو منظور نہیں کیا جائے گا. یعنی صرف ایک صورت ہے کہ یہاں پر چونکہ 2 بڑی اقوام بستی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس کو تقسیم کر دیا جائے 2 مملکتوں میں. اس کے علاوہ کوئی اسکیم اگر ہوگی تو وہ مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہے. تھرڈ کیا بات انہوں نے کی کہ تقسیم ہو جاتی ہے تو ہندو اکثریتی علاقوں میں، جہاں ہندو اکثریت میں ہے وہاں پر ظاہر مسلمان اقلیت میں ہوں گے، تو انہوں نے کہا ہندو اکثریتی علاقوں میں مسلمانوں کے حقوق کی خاص جو ہے وہ حفاظت کی جائے. 3 پوائنٹس آپ یاد رہیں گے آپ کو. اچھا، قائد اعظم نے صدارت کی تو اس میں انہوں نے کیا پوائنٹس ڈسکس کیے وہ پوائنٹس بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں ان کو آپ نا ہیڈنگز بنا سکتے ہیں. یہ پہلا پوائنٹ جو ہے مسلمان ایک الگ قوم ہے. یہ جی اسٹوڈنٹس، یہ ہم کہاں پر تھے؟ ہاں جی، یہ پوائنٹس جو ہے نا یہ دیکھیں ان میں پہلا پوائنٹ آپ بنا سکتے ہیں کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے. اس میں آپ نے کیا لکھنا ہے کہ کیونکہ ان کے رسم و رواج، روایات، تہذیب و ثقافت سب سے بڑھ کر ان کا مذہب جدا ہے. صدیوں سے وہ ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے رہنے کے باوجود وہ اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، قائد اعظم نے جو صدارت کی نا، ان سے خطاب کیا تو اس میں انہوں نے جو پوائنٹس ڈسکس کیے تھے وہ سارے جو ہیں وہ یہاں پر جو ہیں مینشن ہے. تو میں نے یہ ایک پہلا پوائنٹ بتایا. پھر سیکنڈ ہے اگر برصغیر متحدہ صورت میں آزاد ہوتا ہے تو مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. اگر کہتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند جو ہے اگر برطانوی حکومت جو ہے وہ اس کو متحدہ صورت میں چھوڑ کر جاتا ہے تو پھر ظاہر ہندو جو ہیں وہ اکثریت میں ہوں گے تو وہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کریں گے. تو اس کو آپ پوائنٹ بنا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے حقوق کی ضمانت. ٹھیک ہے، پہلا پوائنٹ آپ نے دے دیا مسلمان ایک الگ قوم ہے. دوسری کو آپ نے بنا دیا مسلمانوں کے حقوق کی ضمانت. تھرڈ جو پوائنٹ ہے وہ دیکھیں الگ مملکت کا مطالبہ. ٹھیک ہے، یہ آپ پوائنٹ بنا سکتے ہیں. اس میں آپ نے کیا لکھنا ہے کہ قائد اعظم نے کہا کہ مسلمان الگ علیحدہ مملکت کا مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ غیر تاریخی نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ وہ پہلی بار نہیں یہ مطالبہ کرے کہ اور بھی بہت ساری قومیں ہیں جیسے برطانیہ سے آئرلینڈ جدا ہوا آزادی حاصل کر کے، اسپین ہے، پرتگال ہے، وہ بھی الگ الگ مملکتیں بنی ہیں آزادی حاصل کر کے. اسی طرح چیکو سلواکیہ کا علاقہ بھی جو ہے وہ بھی تقسیم کا نتیجہ ہی تھا. اچھا، پھر قائد اعظم نے ایک الگ پوائنٹ یہ ریز کیا کہ برصغیر کا جو مسئلہ ہے یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے. تو آپ اس کو پوائنٹ بنا سکتے ہیں کہ برصغیر ایک بین الاقوامی مسئلہ. ٹھیک ہے، برصغیر ایک بین الاقوامی مسئلہ. اس میں آپ نے بتانا ہے کہ برصغیر کا یہ جو ایشو ہے مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقہ وارانہ نہیں ہے بلکہ یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے اور اسی تناظر میں اسے حل کرنا ضروری ہے. لاسٹ پوائنٹ جو ہے وہ دیکھیں اس میں کیا ہے کہ برصغیر ایک برصغیر ہے، ملک نہیں، نہ ہی یہ ایک قوم کا وطن ہے، یہاں کئی قومیں رہ رہی ہیں. تو آپ اس کو پوائنٹ بنا سکتی ہیں کہ برصغیر کئی قوموں کا مسکن یا برصغیر میں کئی قومیں آباد ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی پوائنٹ آپ بنا سکتی ہیں. تو اس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہاں پر صرف ہندو نہیں بستے، یہاں پر مسلمانوں کی بھی اکثریت ہے تو وہ بھی ایک الگ اور بڑی قوم ہے. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹس آپ بنا سکتے ہیں. اچھا، اب یہاں پر ویسے جو ہے وہ آپ کی قرارداد ختم ہوتی ہے، لیکن آگے یہ جو پوائنٹ آپ کی بک میں دیا ہوا ہے نا، مطالبہ پاکستان کا پس منظر، یہ بیٹا الگ ایک کوسچن بن سکتا ہے. یہ میں آپ کو اس میں نہیں بتاؤں گی قرارداد پاکستان میں، یہ میں آپ کو جب یہ چیپٹر اینڈ ہوگا تو پھر میں ایک الگ سے کوسچن بتاؤں گی.
अच्छा, अब ये जो करारदाद थी इस पर थोड़ा सा रिएक्शन आगे शो हुआ है आपकी बुक में ना, वो मैं निकालती हूँ, हम वो कर लेते हैं। जब ये करारदाद लाहौर के आपने देखे ना पॉइंट्स देखे आपने कि कायदे आज़म ने क्या इरशादात किए, उसके बाद आपकी हेडिंग होनी चाहिए कि करारदाद लाहौर पर रद्द अमल, ये रद्द अमल आया। ठीक है, ये बीच में से ये वाला जो टॉपिक था ना ये मैंने छोड़ा है, ये आपने इसमें ऐड नहीं करना, ये मैं आपको अलग से कराऊंगी। अब करारदाद लाहौर पर रद्द अमल, अब रद्द अमल में ये देखें कुछ उन्होंने बड़े बड़े लोगों के कमेंट्स दिए हैं, फिर हिंदू अखबारात के दिए हैं, ये हम पढ़ लेंगे, ये आपने शामिल करना है। गांधी जी ने क्या कहा कि हिंदुस्तान हमारी माता है और हम अपनी माता के टुकड़े नहीं होने देंगे। राजा गोपालाचार्य ने कहा कि ये मुतालबा ऐसा ही है कि जैसे एक गाय की मलकियत का तनाजा, तनाजा यानी झगड़ा दो भाइयों के माबैन हो, दो भाइयों के दरमियान हो, और वो गाय को दो टुकड़े करके आपस में बांटे। देखिए ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग। अब ये हिंदूज कह रहे हैं कि जी हम मुसलमान और हिंदू जो हैं ये दो भाइयों की तरह हैं, तो ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे हिंदुस्तान की आप तकसीम की बात करते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक गाय के दो टुकड़े कर दें और दो भाइयों में तकसीम कर दें। ये इस तरह की इन्होंने स्टेटमेंट्स दी। मास्टर तारा सिंह ने क्या कहा कि उन्होंने कहा जी कि अगर मुस्लिम लीग पाकिस्तान कायम करना चाहती है तो मुसलमानों को सिखों के खून का एक समंदर अबूर करना होगा, कि फिर सिख जो है वो फिर मुसलमानों के खिलाफ हो जाएंगे और फिर जो है वो खून खराबा होगा और फिर फसादात होंगे। ठीक है, अब्दुल कलाम आजाद साहब को देखो, उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान के तस्वुर का मुखालिफ हूँ, मेरी नजर में खुदा की जमीन को पाक और नापाक खित्तों में बांटने का किसी इंसान को हक हासिल नहीं है। ये इनके बारे में वैसे कहा जाता था कि ये ज्यादातर ना हिंदुओं को फेवर दिया करते थे तो वो मुसलमान, लेकिन मुसलमानों के ज्यादा वो फेवर में नहीं थे, तो वो कहते थे कि नहीं ये पाकिस्तान का देखे तस्वुर के मैं मुखालिफ हूँ और मेरी नजर में ऐसे ही है जी की जमीन को, अल्लाह की जमीन को हम दो पाक और नापाक खित्तों में बांटते। हालांकि ऐसा नहीं है, जब मुसलमान अपना जाहिर है वहां पर आइडेंटिटी अपनी नहीं बरकरार रख सकते तो उनको अलग वतन चाहिए था और वो हक पर थे। पंडित नेहरू साहब ने क्या कहा कि पाकिस्तान की सारी ये स्कीम जो है यानी अलग ममलिकत की, ये अहमकाना है और इसका तस्वुर 24 घंटे से ज्यादा कायम नहीं रह सकता। देखिए कितनी इन्होंने बड़ी बात की, मतलब मगरूरियत में, कि पाकिस्तान का तस्वुर ऐसा ही है। वो कहते हैं कि ये जो डिमांड कर रहे हैं अलग ममलिकत की, इनकी ये डिमांड ऐसी है कि 24 घंटे तक भी ये कायम नहीं रह सकेगा और 24 घंटे के बाद खत्म हो जाएगा। और अल्लाह का शुक्र है, ये देखे जो करारदाद 1940 में पेश हुई और आज 2020 है। अल्लाह ताला जो है इसको कायम व दायम रहे। बच्चों आपसे भी बड़ी उम्मीदें हैं, आप लोग भी जो हो वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो, अपने आप को ग्रूम करें, अपने आप को इस तरह से डेवलप करें कि पाकिस्तान के लिए ज्यादा से ज्यादा जो है आप की सर्विसेज जो है वो पाकिस्तान को मिले और पाकिस्तान तरक्की करे। कोशिश करिएगा अपने अपने रवैयों से, अपने किरदार से, कि इसको कायम व दायम रखना है आपने। अच्छा हिंदू प्रेस देखो, उन्होंने क्या कहा। उस हिंदू प्रेस में देखें जो हिंदुस्तान टाइम्स था, मॉडर्न रिव्यू था, ट्रिब्यून था, अमृत बाजार पत्रिका ने तकसीम के मंसूबे की मुखालफत में अदारिये यानी आर्टिकल्स लिखे। मुतालबा पाकिस्तान को जो है वो मजजूब की बढ़कर करार दिया गया और हिंदू अखबारात जो थे परताब और मिलाप ने करारदाद का मजाक उड़ाया और खूब जहर अफशानी की। तो ये रिएक्शन आपने देखा कि कैसे हिंदुओं ने जो है वो इस करारदाद के मुखालफत में बयानात दिए। अच्छा यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, मैं आज यहाँ पर तक ही स्टॉप करूंगी। आगे हमारा ये देखिए सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा 3 जून 1947 का प्लान, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले अपने लेक्चर में कर देखते हैं। ठीक है, तो मैं अब ये स्टॉप शेयरिंग करती हूँ और इस लेक्चर को हम एंड कर देते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग भी मैं स्टॉप कर देती हूँ। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।